तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये शराबबंदी बिहार में लागू है कि नहीं है। अगर आपकी कुशासन सरकार ये कह रही है कि लागू है तो व्हाट्सएप नंबर पे घर घर शराब बिक रहा है। पहले दुकान जाना पड़ता था, अब 100 का शराब 500 में बिक रहा है। और ये शराबबंदी का ये नतीजा है कि आज नशाखुरानी पूरा बिहार में नशा का आदित हो गया है और उड़ता पंजाब के तरह उड़ता बिहार बनता जा रहा है। भागलपुर से हवाई सेवा चालू होगा कि ये चुनावी मुद्दा रहेगा? तो यहाँ से भी छोटा विमान उड़ेगा, निश्चित रूप से उड़ेगा। मेरे यहाँ पे जो है शोषण हो रहा है, यहाँ पे महिलाओं का शोषण हो रहा है। आपकी शिक्षा खिचड़ी पर और कॉलेज की शिक्षा डिग्री पर समेट के रह गई है। आपने जो अभी बताया कि कुर्ता दे रहे हैं, पैंट दे रहे हैं और खाना खिला रहे हैं, आप बुलाइए, आपका डाटा है, हमारा डाटा नहीं है। आपकी सरकार का डाटा है कि कितने बच्चे 12th नहीं पास कर रहे हैं। आप नेट खोल के देख लीजिए, आपकी सरकार ने पास किया है। और आप पलायन क्यों है? आज पलायन इसलिए है कि यहाँ पे शिक्षा नहीं है। यहाँ इतने बड़े लोग बैठे हैं, कौन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? हाथ खड़ा करवा दीजिए। कि फंड के बंटवारे में टाइप 3 को 1 करोड़ मिल गया, टाइप 1 और 4 में 60-40 हो गया। हम लोगों ने मांगा है, मिलेगा तो मिल जाएगा। पिछले 15 साल से भागलपुर को 2 पार्ट में बांटा, एक है उत्तरी भागलपुर और एक है दक्षिणी भागलपुर। दक्षिणी भागलपुर अब जाइएगा तो लगेगा कि नरक जगह है, एकदम नरक बना दिए हैं ऊपर 15 साल में पूरा। और जब आप उत्तरी भागलपुर आइएगा तो लगेगा अमेरिका आए हैं। ये भागलपुर बनाए हैं माननीय विधायक जी 15 साल में। शराब पीता था, नंगा नाच करता था, घर जाता था, आपको मारपीट करता था। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। सिल्क सिटी भागलपुर में आज प्रभात खबर ने लगाया है चौपाल। सैंडिस पार्क के ग्राउंड में आज प्रभात खबर की टीम पहुंची है लोगों के नब्ज को टटोलने। भागलपुर एक हॉट सीट माना गया, कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी कांग्रेस, ऊपर नीचे का लड़ाई देखने को मिला। हमारे साथ भागलपुर की ये तमाम महान जनता मौजूद है जिन्होंने बहुत वक्त इंतजार किया क्योंकि जोरदार बारिश हो रही थी, आपने भी देखा है। मगर चुनावी माहौल बिल्कुल भागलपुर में बन गया है। सामने में जनता है और हम स्वागत करेंगे उन तमाम नेताओं का जिनसे जनता सवाल पूछेगी। हम बस एक माध्यम बनेंगे। इस कार्यक्रम को 2 भागों में हम रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हैं जो जनता से सवाल पूछेंगे और नेताओं को जवाब देना होगा। तो सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं और स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार जी का। बिल्कुल सर, आके विराजमान हो। हम स्वागत करते हैं जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह जी का। जोरदार ताली बजाइए। हम स्वागत करते हैं विधायक प्रतिनिधि और कांग्रेस के स्टेट डेलीगेट अभिषेक चौबे जी का। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। अभिषेक जी बिल्कुल आए। हम स्वागत करते हैं सीपीआईएम के सचिव दशरथ प्रसाद जी का। सर बिल्कुल आए। तो बिल्कुल तमाम महानुभाव मंच पर विराजमान हो चुके हैं। हम सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम जानेंगे इन नेताओं से कि 2025 को लेकर भागलपुर विधानसभा सीट, जिसे हॉट सीट माना गया है, बिहार के कई हॉट सीट में ये विधानसभा सीट आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जिसे संतोष जी से कि 2025 को लेकर क्या प्लान है बीजेपी का। यहां बीजेपी टक्कर तो देती है लेकिन जीत नहीं पा रही, तो इस बार 25 के चुनाव में कैसे दम दिखाना है बीजेपी को। संतोष जी माइक आपके हवाले है, मंच आपके हवाले है। सर्वप्रथम प्रभात खबर के माननीय संपादक जी और प्रभात की पूरी टीम जो इस प्रकार के आयोजन करते हुए आम लोगों से सीधा संवाद चुनाव एक्सप्रेस के माध्यम से और यहाँ बैठे भागलपुर समाज के सभी सुधीजन, आत्मीय बंधु, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने रणनीतियों पर काम करती है और इस बार जो भागलपुर का चुनाव होगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो उम्मीदवार यहाँ होंगे वो विजय होंगे और भागलपुर सहित ये जो भागलपुर जिले के 5 सीट हैं उस 5 सीट पर हम परचम लड़ाएंगे।
कांग्रेस से हमारे विधायक प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। अभिषेक चौबे जी से 2025 को लेकर क्या प्लान, लगातार कांग्रेस तो जीत हासिल कर ही रही है भागलपुर में, आगे किस तरीके के प्लानिंग्स है कांग्रेस की? सबसे पहले प्रभात खबर द्वारा बुलाया गया चुनावी एक्सप्रेस में हम अपने तरफ से और माननीय विधायक श्री अजीत शर्मा की तरफ से और भागलपुर की तमाम जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का कार्यक्रम आप रखें, जनता सीधा संवाद करे। देखिए, चूँकि 3 बार हम लोग हैट्रिक लगा चुके हैं और इस बार भी हम लोग, हमारे विधायक जी हर क्षेत्र में जितना काम किए हैं उसके अनुसार से इस बार भी हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रश्न पूछने से पहले, कि जब विधायक जी 6 माह के लिए जीते तो भागलपुर में पानी का हाहाकार था, बालू निकलता था, यहाँ जितने भी चापाकल थे सब में बालू निकलता था। अभी भी बहुत जगह चापाकल का डंटी निकल गया होगा लेकिन चापाकल पड़ा हुआ है। विधायक जी जब जीते तो 19 डीप बोरिंग बड़ी डीप बोरिंग भागलपुर लाए और उस पर कार्य करा के अभी कुछ दिन के बाद, हमको लगता है महीने भर के अंदर, भागलपुर में हर घर में पानी पहुंचना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि अभी जो भोलानाथ पुल का श्रेय लेने के लिए लोग होड़ लगाए हुए हैं, वह श्रेय अगर किसी को जाता है या किसी के बारे में, तो सारा चीज़ हम लेके आए हैं। विधायक जी उस पर भी कार्य करके और कार्य को शुरू करवा दिए हैं। मैं बाकी बचा रोड नाला, तो आप देखिएगा भागलपुर में जहाँ कहीं भी लोग जनता आते हैं, रोड नाला हर जगह बन रहा है और बनते जा रहा है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। विपिन बिहारी सिंह जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। एनडीए जो है यहां से दमखम दिखाती है लेकिन पिछले कई टर्म से यहां पर जीत हासिल नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के अजीत शर्मा यहां से जीत कर आ रहे हैं, कैसे सपोर्ट करना है और क्या है 2025 का प्लान? विपिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं प्रभात खबर के तमाम आयोजक मंडल को, जिन्होंने यह कार्यक्रम चौपाल कर रखा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से तमाम प्रभात खबर के सम्मानित पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं भागलपुर की महान जनता का कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इन्होंने पूछा है कि भागलपुर विधानसभा में कई बार आप चूक गए हैं। मैं निश्चित रूप से आपको बता दूं, नीतीश कुमार का विजन है, उनका कहना है पूरा बिहार मेरा परिवार है, उससे कोई विधानसभा अछूता नहीं है। भागलपुर विधानसभा उसी में है। विकास पूरे बिहार में हुआ है, भागलपुर विधानसभा में हुआ है। लोग अपना श्रेय लेने का काम करें, लेकिन आवंटन बिहार सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं। कितना काम बिहार में हुआ सबके सामने है। कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, सड़क के निर्माण के संबंध में ले लीजिए, बिजली के संबंध में ले लीजिए, स्वास्थ्य के संबंध में लीजिए, कौन सा विकास नहीं हुआ है? लोग नुक्ताचीनी करते। कल शाहकुंड में चौपाल था, साथियों कुछ लोग कहते सड़क में गिट्टी निकल गया। मैं तो दावे के साथ कहा था कल कि अकबर नगर से अमरपुर को रोड बनी है, शानदार सड़क है, सभी लोग चलते हैं, बड़ा सुखद अनुभव करते हैं। उसी तरह रोड की दिशा में कौन सा गांव बचा हुआ है पूरे बिहार में? भागलपुर जिला में भी कोई ऐसा गांव नहीं है जहां रोड का जाल नहीं बिछा हुआ है। सभी गांव से टोटो चलता है, ऑटो चलता है, बस तो चलती ही है सरकार। साथियों, इसीलिए विकास नीतीश कुमार जी ने किया है। इस बार भागलपुर विधानसभा में चूक नहीं होगा। निश्चित रूप से एनडीए का जो उम्मीदवार होगा वह बहुत अधिक मतों से जीतेगा, मैं इसका विश्वास दिलाता हूं। साथियों, मैं विशेष वक्त अभी लेना चाहता, बाद में मैं
जो जनता सवाल पूछेगी मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ दशरथ प्रसाद जी है, सीपीआईएम के सचिव है। उनसे भी एक जान लेते हैं कि आखिर 2025 में कैसे महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की तैयारी चल रही है, क्या है प्लान? आदरणीय उपस्थित प्रभात खबर एक्सप्रेस के तमाम साथियों और इस चौपाल में उपस्थित इस भागलपुर की जनता, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की ओर से आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और इस इलेक्शन एक्सप्रेस के साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह चौपाल का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि एक बड़ा जिम्मा आज वो निभा रहे हैं और वो जिम्मा है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन आज जो यह डबल इंजन की सरकार है, यह सरकार पूरी तरह जनता के सामने विफल साबित हो चुकी है और पुनः इस बार महागठबंधन का ही उम्मीदवार जिताएंगे हम लोग और वो भारी मतों से जीतेंगे और यह हमारा दावा है और पूरा महागठबंधन पूरे एक साथ खड़ा है आज इसको जिताने के लिए। बिल्कुल, ये भागलपुर है जिसकी चर्चा महाभारत और पुराणों में अंग प्रदेश के रूप में की गई, जिसे अंग प्रदेश कहा गया, जहां अंगिका भाषा बोली जाती है, जहां के जर्दालू आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक चखे जाते हैं। मगर इन सब के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सामने में भागलपुर की महान जनता बैठी है सवाल पूछने के लिए। तो इस सेशन के दूसरे भाग की ओर हम चलते हैं। सामने में जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस के अजीत शर्मा के जो विधायक है, मौजूदा वर्तमान विधायक अजीत शर्मा के प्रतिनिधि हमारे साथ है, सीपीआईएम के नेता मौजूद है, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के नेता मौजूद है। तो हम ये मंच अभिषेक से साझा करेंगे और सीधे जनता के बीच जाएंगे। जनता सवाल पूछेगी, नेता और महानुभाव जवाब देंगे। तो चलिए दूसरे भाग की ओर हम चलते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। अभिषेक। धन्यवाद रोहित। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार सवाल लेंगे और शुरुआत पीछे से करना चाहता हूं और धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। आगे जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, वो भी अपने सवाल इन नेताओं के सामने रखेंगे और उनका जवाब दिया जाएगा। तो जिन्हें भी सवाल पूछना हो वो अपना हाथ आगे करें। मेरा सवाल उनसे विधायक प्रतिनिधि से, ये जो भोलानाथ पुल के बारे में अभी चर्चा हुई, सुनने में आया है कि रेलवे उसको क्लीन नहीं दे रहा है, क्लियरिंग, और बोलता है कि होगा भी नहीं, वो गलत ढंग से बना हुआ है, रेलवे उसको क्लियर। तो इस संबंध में स्पष्ट करें। देखिए, रेलवे में एनओसी कुछ रुका हुआ था, उस पर हम लोग बातचीत करके और पत्र लिखकर हम लोग मांग किए हैं और वो एनओसी क्लियर हो जाएगा। वो बाकी जो आप लोग बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है कि वो रुक जाएगा, 1390 मीटर जो ये पुल है, ये भिकनपुर से लेकर शीतला स्थान चौक तक, उसमें कहीं रुकावट नहीं होगा। उसके लिए माननीय विधायक जी स्वयं प्रयासरत हैं कि जिस कार्य के प्रति हम लगे हुए हैं उसको अक्षरतः धरातल पर उतारें। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं। मैं कन्हैया लाल आप लोग का प्रभात खबर के सभी को बधाई देता हूं कि ये चौपाल बरसात में भी भीड़ लगा है और सवाल का वर्षा हो। मेरा सवाल ये है कि भागलपुर से हवाई सेवा चालू होगा कि ये चुनावी मुद्दा रहेगा? क्योंकि मंत्री विधायक जितने लोग हैं यहाँ हवाई जहाज उनका उतरता है, आम पब्लिक के लिए क्यों नहीं? क्या उतरेगा या दफन हो जाएगा? अभी कन्हैया जी ने जो प्रश्न किए हैं, आज गैबीनाथ जो सुल्तानगंज है वहाँ भूमि चिन्हित भी हो गई है। कल के अखबार में आपने देखा होगा कि वहाँ आसपास जो भूमि है उस पर जो खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। जल्द ही भागलपुर के जो चीर परिचित मांग है उस मांग को पूरा किया जाएगा और वो हम लोग के धरातल पर है। और केंद्र में बजट में राज्य सरकार ने भी अपने विधानसभा में उसको पारित किया है। इसलिए इस बार पूरा सपना साकार होगा और भागलपुर इस अंग क्षेत्र से हवाई सेवा का लाभ हम लोग लेंगे। एक और सवाल लेते हैं, नाम बताइए। मेरा नाम कुमार अनुज सिंह है, मैं जन स्वराज का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हूं। अभी कुछ दिन पहले एक पेपर में न्यूज छपा, 240 करोड़ रुपया का भागलपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पे रोड बना। उस पे दोनों दल जो सामने खड़े हैं थोड़ा अपना मंतव्य देंगे और भागलपुर के लिए आप लोगों का क्या विजन है,
पिछले 35 साल से आप दोनों का राज है, ये नहीं कह सकते कि हमारी दोनों की सरकार रही है और आज भागलपुर थोड़े से बारिश में डूब जाता है। तो उस पर भी अपना मंतव्य देंगे। और स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ इस सैंडिस कंपाउंड को छोड़ के कहीं कुछ किया नहीं गया, उस पर भी मैं आप लोगों से जवाब चाहूंगा। एक एक करके बताएं। एक तो भागलपुर पौराणिक शहर है और यहाँ जो सेवरेज और ड्रेनेज सिस्टम है उसमें अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। बाजार भाग में वर्षा का पानी का वाटर लॉगिंग होना और कहीं ना कहीं हम आप जो जनमानस में लोग हैं जो अतिक्रमण, बड़े बड़े जो आउटफ्लो ड्रेन हैं जो अपने यहाँ भागलपुर में 14 ऐसे हथिया नाला हुआ करते थे, उस हथिया नाला को हम लोगों ने अतिक्रमित करते हुए नाले के सेक्शन साइज को छोटा किया है। जो स्वतः भागलपुर में पानी निकलता था तो अब पानी कहीं ना कहीं फंसता है, उसकी पूरी योजना डीपीआर बनाई गई है और आने वाले समय में भागलपुर का सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम उसको यहाँ लागू किया जाएगा और भागलपुर में जो जल समस्या है जल का उसका समाधान किया जाएगा और इस ओर हम लोग आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, अजीत शर्मा जी के प्रतिनिधि हैं, आप भी जरा जवाब दे दीजिए क्योंकि जनता। मैं इस पर बताना चाहता हूं कि ये बोले ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, ये जो स्मार्ट सिटी का इतना करोड़ फंड आया वो सिर्फ सैंडिस कंपाउंड में ही दिखाई देना, उसमें भी सैंडिस कंपाउंड में जल स्तर का जमा होना, ये कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार की मिलीभगत। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस समय सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी का काम हो रहा था, चूंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक जी को पता चला कि यहाँ काम जो ईटा है जो पहले से, उसी ईटा को उखाड़ के फिर उसको धो के रात में उसी को लगा के प्लास्टर करके और सेम 1 घंटा के बाद पेंट किया जा रहा है। जब यहाँ आया गया तो स्मार्ट सिटी के जो पदाधिकारी थे वो लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जो उसके सीईओ थे या जो अध्यक्ष हुआ करते हैं उनसे बात करके बोले नहीं, जनप्रतिनिधि को अंदर नहीं घुसने दीजिए। अब ये बताइए कि ये कितनी बड़ी लूट है। आज भैरवा तालाब का काम हो रहा था, भैरवा तालाब में कम से कम 25-30 मीटर गड्ढा करके उसमें उतना खर्च करके वो पैसा रिटर्न हो गया, बोला काम नहीं होगा। उसके बाद अभी कोई भाई हवाई सेवा के लिए कह रहे थे, भैया अभी हाल ही के कुछ दिनों में अभी पेपर के माध्यम से पता चला, हमारे चंद्रशेखर भाई बैठे हुए हैं, कि छोटे छोटे हवाई सेवा कुछ जिले से उड़ेगा। विधायक जी और बहुत जनप्रतिनिधि कितने बार भागलपुर से छोटे विमान भी उड़ाने की बात किए हैं, बहुत बार विधानसभा में आवाज उठाया गया। अभी क्या हुई डबल इंजन की सरकार को कि यहाँ भागलपुर से विमान नहीं देके पूर्णिया गया हवाई अड्डा। कुछ दिन पहले पता चला कि गोराडी में हवाई अड्डा उड़ेगा, सारा प्लॉटर जाके गोराडी में जमीन खरीद लिया। फिर जब उधर जमीन उमीन खरीद लिया और वहाँ बोला कि अब वहाँ गौशाला का कितना 100 एकड़ जमीन है, शायद हमारे यहाँ जो मंच पे होंगे उनको 300 एकड़ जमीन है, वहाँ भी बन सकता था। अब किन्हीं डबल इंजन की सरकार को अपनी नज़दीकियों के कारण या हो सकता है किसी और कारण से वो अपना नज़दीक सुल्तानगंज ले गए। अब ये बताइए कि इसमें क्या किया जाए। जनता तो जन आंदोलन ही करेगा, जनता की समस्या का समाधान कहाँ हो रहा है डबल इंजन की सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल, हम बात भी करेंगे और डबल इंजन की सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, आपने भी सुना है विपिन जी। हेलो साथियों, हमारे माननीय प्रतिनिधि भागलपुर, उन्होंने कहा कि गोराडी में हवाई अड्डा का निर्माण होना था। भाई सरकार जगह चूज करती है, जहां उनको उपयुक्त बुझाता है वह कार्य प्रारंभ करते हैं। अगर सुल्तानगंज ही गया है तो भागलपुर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वह जगह इतना उपयुक्त है, मैं बता दूं कि 4 लेन बन रहा है, 4 लेन के बगल में वह जगह चयनित किया गया है। एक 4 लेन सुल्तानगंज से देवघर जाएगी, उसी के बीच में है, और रेलवे का भी स्टेशन बगल में है। अगर भागलपुर से दूरी की बात करते हैं, गोराडी भागलपुर में क्या अंतर पड़ेगा? अगर यहां से भी जहां बन रहा था गोराडी में, यह भी 18-20 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी।
अगर 4 लेन चालू होता है तो सुल्तानगंज की दूरी बहुत कम होगी, आधे घंटे में आप हवाई अड्डा पहुंच जाएंगे। निश्चित रूप से वह जगह अच्छा है और उसका प्रक्रिया भी हो गई है। कौन कहता है कि नहीं होगा? छोटे विमान उड़ाने के बाद अभिषेक जी बोलने दीजिए, अभिषेक जी बोलने दीजिए। आपको पहले आश्वस्त करता हूं, मेरी सरकार जो कहती है करती है। अगर सरकार ने निर्णय ले लिया है तो यहां सभी छोटा विमान उड़ेगा, निश्चित रूप से उड़ेगा। जो उन्होंने घोषणा किया है वह पूरा होगा। ठीक है, हम फिर से आएंगे आप लोगों के बीच, मगर महिलाओं की भी हिस्सेदारी इस लोकतंत्र में, इस चुनाव में खूब देखने को मिलने वाली है। हमारे साथ एक महिला भी हैं, इनसे भी हम काफी लंबे समय से कह रही थी कि मुझे सवाल पूछना है, तो माइक हम इनके हवाले कर। नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पांजलि कुमारी है और मैं विपिन जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आप बोले कि ये नीतीश सरकार सारा काम की है शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये हम कस्तूरबा गांधी के कर्मी हैं, यहाँ के लेखापाल हैं, और मेरे यहाँ पे जो है शोषण हो रहा है, यहाँ पे महिलाओं का शोषण हो रहा है। यहाँ पे ये एक अभियान कस्तूरबा केंद्र द्वारा चलाई गई सरकार द्वारा ये संस्था है, लेकिन बिहार सरकार को ये नजर क्यों नहीं आती है? हम लोगों को मात्र 9,500 रुपया वेतन देते हैं और 24 घंटा का करवाते हैं बच्चों का देख रेख, और उसमें जो भी अपना बच्चा को छोड़ करके हम दूसरों का बच्चा का जब करते हैं तो मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? वो उस समय की नीतीश सरकार कहाँ गई है? इस पे भी विचार विमर्श किया जाए। संतोष जी धन्यवाद जी। हमसे सवाल किया गया है, ठीक, मैं नारी शक्ति, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने अच्छा सवाल किया है। आज ही आपने सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके लिखा है, क्या लिखा है देखें, आज कोई भी विभाग नहीं छूटेगा। अगर आपका मानदेय कम है आप पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है। कल आपने देखा आशा दीदी, उनका मानदेय दुगुना कर दिया गया। ममता दीदी, उसका भी मानदेय दुगुना कर दिया। एक स्वयं सहायता समूह है जीविका दीदी, सुन लीजिए, जीविका दीदी, उनका भी आज दुगुना कर गया पेमेंट। और सुनिए मैडम, सुन लीजिए, पहले उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद लीजिए। मैं आपको विश्वास करता हूं, एक कल ही शारीरिक अनुदेशक था, उनका भी मानदेय 8,000 था, उनका भी दोगुनी किया गया। कस्तूरबा विद्यालय का भी अगर समस्या है वो सरकार के निगाह में है। आपका भी समस्या का निदान निश्चित रूप से होगा, मैं उनको गारंटी देता हूं। बिल्कुल, बताए सवाल पूछें डायरेक्ट। मेरा सवाल अभी भारत और भागलपुर के अंग प्रदेश के सभी जनगणनों से है। पहले तो मेरा शुभम तिवारी का सबको प्रणाम, और मेरे जी, और हमारा सवाल ये है सर कि मैं कुछ दिनों से, क्या 1 साल से लगा हूँ इस संस्था को बचाने में, यहाँ की एक संस्कृति को बचाने में, जो कि भागलपुर अंग प्रदेश में अंग राज्य द्वारा बनाया गया एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है लोधीपुर के स्तर में, जिसको लेकर मैं अभी तक कितने जगह पे भी एप्लीकेशन दे चुका हूं, कहीं से भी कोई रिपोर्ट नहीं है। थाना से हमको एक बार अच्छा से वहां पे सहयोग मिला था, डीएम साहब के पास भी हमारा आवेदन 1 साल से पड़ा हुआ है। पर इन चीज़ों को लेकर मैं जहां तक भी जा सकता था और जिन लोगों से भी मदद मांग सकता था, इवन सोशल मीडिया पे भी हमने इंस्टाग्राम पे लेके, यूट्यूब से लेके सब जगह बनाया था ताकि इसको सपोर्ट मिले। भारत में अगर जो बिहार भागलपुर का कोई भी सामाजिक हो या फिर सांस्कृतिक कोई स्थल हो, उस चीज को हम लोग संरक्षित ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्राचीन कुआं हैं, चाहे पे जितनी भी संरक्षण करने की कोई संस्थान है, वहां पे आप देखिएगा कि वहां पे कोई स्थिति में कोई चीज मौजूद नहीं है। हर चीज को खंडित किया जा रहा है, हर चीज को तोड़ा जा रहा है, हर चीज को बेचा जा रहा है। इस पे सवाल करने के क्या, इससे अभी हम नीतीश कुमार सर भी आए हुए थे, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका मैं भी आदर करता हूं एक स्टूडेंट होने के नाते भी। लेकिन 5 जगह भागलपुर अंग प्रदेश में आए हुए हैं, 5 जगह हम और मेरा जो टीम है सिल्क भूमि, उसके साथ में सबको ही गए, एक जगह भी हमारा एप्लीकेशन को एक्सेप्टेड नहीं किया गया। और सवाल हमारा सबसे है, हमारा सवाल यह है कि अंग प्रदेश की जो धरतियां, अंग प्रदेश की जो सच्चाइयां हैं, चाहे यहाँ पे जो भी विशेषता है जिससे टूरिज्म को दिया जाए। भागलपुर में आप पूछ लीजिए किसी को भी, टूरिज्म के नाम पे कुछ नहीं है, एक विक्रमशिला है जहाँ का रोड भी नहीं है। अगर जो अंग प्रदेश में प्राचीन कोई 1000 साल पुरानी प्रतिमा का कोई स्थल है, चाहे जो ऐसा दिव्य कुआं है जहाँ पे जब अंग प्रदेश की लड़ाइयां होती थी, भारत में लोग एक जगह से भ्रमण करते थे दूसरे जगह में, तब उस समय अंग प्रदेश को लोग जानते थे, और आज भागलपुर को कोई नहीं जान रहा है, विलुप्त हो रही है सारी संस्कृतियां। इन चीजों को दायित्व में कौन रखेगा? और वो प्राचीन मंदिर की जो लड़ाई है, वो हमारी लड़ाई कब खत्म होगी? सत्ता पक्ष से ही पहले हम जान लेते हैं।
सवाल आपने सुना है। जी, एक तो जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो स्पष्ट करेंगे कि इस हनुमान मंदिर में क्या समस्या है, हम लोग अवगत नहीं है। एक दूसरा है कि जो भारतीय संस्कृति और धरोहर है, विरासत के साथ जो विकास का जो गति है वह नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट विजन के साथ करते हैं। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो खंडहर में तब्दील हो गया था, उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहां पर भूमि अधिग्रहण के लिए पैसा आ गया है। बहुत जल्द जो अंग क्षेत्र में और पूरे भारत के अंदर जो विक्रमशिला का जो इतिहास रहा था, जो गौरव रहा था, वह पुनः लौटेगा और हम सबों को, इस अंग क्षेत्र के लोगों को उसकी अनुभूति भी होगी और हम सब गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चल। हेलो, सबसे पहले यहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग आदमी हैं सबको मेरा नमस्कार। और सावन चल रहा है इसलिए हर हर महादेव। मैं प्रिंस राज यादव छात्र राजद का एक सिपाही हूँ। मेरा सवाल ये है कि छात्र के होने के नाते मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसका जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको जेल में डाला जा रहा है, सबको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है क्या? स्थानीय मुद्दों पर अगर हम रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर कोई स्थानीय मुद्दा है उस पर चर्चा। ये तो स्थानीय मुद्दा है। यहाँ का एसएससी का फॉर्म नहीं भरता है, यहाँ का स्टूडेंट भागलपुर में भी स्टूडेंट है, इतना तैयारी करता है, एसएससी का तैयारी करता है कि नहीं? यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। इससे सवाल है सत्ता पक्ष। हाँ, जो सत्ता पक्ष में है। चलिए जेडीयू से जवाब ले लेते हैं। सर जवाब देते विपिन जी। एक ऐसे मामले पर जब भी कहीं पेपर लीक हुआ है और कोई नई आज राजद के भाई बात कर रहे हैं तो यह एक नेटवर्क काम करता है और ऐसे लोग बाज नहीं आते हैं। सरकार किसी की भी हो, वो पेपर लीक करना, सेटिंग करना उनका काम रहता है। लेकिन सरकार ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शने नहीं जाती है। जहां भी मामला सामने आता है वो सारे लोग आप प्रोटेस्ट करें ना करें, जैसे मामला उजागर होता है वो सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे होते हैं और उसका लगातार आप सबों को स्पष्ट विजन दिखता है। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, छात्र के जीवन से कोई खिलवाड़ नहीं होगा और कहीं भी पेपर लीक के मामले होते हैं ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद। मैं पुनीत चौधरी, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ, व्यापारी वर्ग से बिलोंग करता हूँ। व्यापार से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है और शायद सरकार उसी से चलती है। पर यह देखा गया है कि बाज़ार हमेशा नेग्लेक्टेड रहा है। बाज़ार में कभी भी कोई जनप्रतिनिधि हमारे कभी भी बाज़ार में घूम के ना व्यापारियों की समस्या को समझे हैं और ना उनकी कोई समस्याओं पर ध्यान दिया है। बाज़ार में देखिए, शहर में लोग, मुझे लगता है कि भागलपुर की जनता ये को लग रहा है कि हम लोग बस भगवान भरोसे चल रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधि पूर्णतः सोए हुए हैं, क्योंकि जो मुख्य दुविधाएं लोगों को हो रही है, जाम की है, बारिश का पानी है, इनसे भी निजात आप नहीं दे पा रहे। हर एक 5 वर्ष में आप बड़े बड़े वादे करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, अभी तक आपके पास ड्रेनेज सिस्टम का कोई मैप नहीं है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। हमने चैम्बर से आरटीआई के तहत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मांगा है कि आपके ड्रेनेज सिस्टम का मैप दीजिए, जो बाजार में पानी भर रहा है इसका वजह क्या है। आप बोलते हैं कि ड्रेनेज को इंक्रोच कर लिया, कहाँ है आपका प्रशासन, कहाँ है हमारे जनप्रतिनिधि जो उस इंक्रोचमेंट को रोक पाए? आपके पास पूरी ताकत है कि आप इस इंक्रोचमेंट को रोक पाए, क्यों नहीं इसको आपकी मिली भगत मानी जाए, क्यों आपको जिताया जाए, ये बताएं। जवाब सभी दे, तीनों। बिल्कुल सर, सबसे पहले आप ही दे दे, फिर उसके बाद हम आते हैं इधर विपिन जी की तरफ और संतोष जी की तरफ। पहले अगर उनसे लीजिएगा, चूंकि आप बताएं पहले, उसके बाद हम आ जाएंगे, सबसे पूछेंगे। आप भी हैं, आप बताइए। जहां तक सबके पास हम आएंगे। जहां तक व्यापारी वर्ग की बात है तो ये निसंदेह सब लोग जानते हैं कि विधायक जी हर लोगों का कार्य करते हैं। वो सवेरे 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हर जनता के लिए अपने यहाँ बैठे रहते हैं। और चाहे जितनी भी समस्या, पहले विधायक जी तो 14 से जीतते आए हैं, उससे पहले जो व्यापारी वर्ग डरे रहते थे, अब व्यापारी वर्ग उस तरह से कहीं कुछ नहीं है, निसंकोच अपना कार्य करते हैं और हर समस्या का समाधान माननीय विधायक जी के पास जो भी समस्या को लेकर आते हैं उसकी समाधान विधायक जी करते हैं। देखिए, चूंकि अभी नगर बुडको की अभी जस्ट हमारे माननीय विधायक जी मीटिंग लिए थे। बुडको से
जितनी भी कार्य हुई है उसमें जो त्रुटि रह गई थी उसको सुधारा जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम की जो बात है उसके लिए अभी बुडको की विधायक जी मीटिंग लिए थे और वो लोग बोले हैं कि जल्द ही उसमें सुधार कर लेंगे। विपिन जी। साथियों, हमारे व्यापारी वर्ग के लोगों ने सवाल किया कि अनदेखा किया जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, पहले जो सरकार थी व्यापारी वर्ग यहां से भय से भागलपुर छोड़ रहे थे, व्यापार सही से नहीं कर पा रहे थे, दुकानें आपकी 6 बजे बंद हो जाती थी। अभी सरकार का सर्वेक्षण मिला है, भय मुक्त बिहार हुआ है, आपकी दुकान 10 बजे रात तक खुलती है। इसमें भी कोई शक है क्या? महिलाएं 10 बजे रात तक घूमती है, आपके दुकान पर जाते हैं। कुछ समस्या है, उस समस्या के लिए सरकार का आवंटन आ रहा है। निश्चित रूप से आपकी समस्या जो ध्यान में दिया है, यह कार्यक्रम भी उसी के लिए होता है। यह कार्यक्रम अगर प्रभात खबर ने रखा है, आपकी समस्या का भी मेरे पास आए, सरकार के पास आए, उसके निदान के लिए हम लोग सरकार से कहेंगे। निश्चित रूप से आपका जो समस्या है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। खास करके सरकार मेरी ऐसी है, गलती होता है उस पर कार्रवाई होती है। निश्चित रूप से अगर गलत कोई करेगा पदाधिकारी, उस पर कार्रवाई होती है। आज एसपी भी जेल जाते हैं, दरोगा भी जेल जाते हैं, सीओ भी जेल जाते हैं, बीडीओ भी जेल जाते हैं। कहीं उसमें कोई शक है क्या? इसलिए साथियों, धैर्य रखिए, निश्चित रूप से भागलपुर का विकास निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, ये सिल्क सिटी है और व्यापारी ही नाखुश नजर आ रहे हैं। व्यापारी नाखुश नहीं है, कुछ समस्याओं को जो निश्चित रूप से भागलपुर में जल जमाव और व्यापारियों के लिए है, वो जनहित से मुद्दों को उठा रहे हैं और हमेशा व्यापारियों का सहयोग और पूरा समर्थन एनडीए को रहा है। नगर निगम से स्वीकृत होकर राज्य सरकार को गया था, लेकिन क्या है कि सारा विषय, यहाँ महबूब जी बैठे हैं, मेरे पार्षद रहे हैं, जितना भी माने झूठ का पुलिंदा होता है वो सब गिनाने चलने की आदत बनी हुई है। अभी ऐसी योजना भी है जो माँ बहन योजना का जन्म ही नहीं हुआ, उसके फॉर्म भरे जाते हैं, उसके लिए शिविर लग रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। झूठ बोलने की दुकानदारी है। खटाखट 6,000 रुपये महीने खाते में जाएंगे। लोकसभा में पैसे आते रह गए, लोग इंतजार करते रह गए। गरीबों की मां बहन करने की पूरी योजना है इनकी। ठीक है, हम फिर आएंगे हम। क्या पहले इनसे ले लेते हैं सर, फिर उनके बाद। हाँ बिल्कुल। भागलपुर पहले आप लोग नाम बता दें, चूंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है ना, ये हमारे अखबार में भी जो है प्रकाशित होगा और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप इस वीडियो को देख सकेंगे, तो नाम बता देंगे तो बेहतर होगा। मेरा नाम संजीत कुमार है। हम भागलपुर स्मार्ट सिटी सिर्फ पेपर में पढ़ते हैं, धरातल पर आपका क्या क्या कार्य है वो कृपया जनता को बताएं। हम लोग का खंजरपुर से स्टेशन जाना 3 किलोमीटर पड़ता है। ये 1.5 घंटा बिफोर निकलने के बाद भी ट्रेन छूटती है। और भागलपुर में मध्य विद्यालय, हाई स्कूल जितना भी है, आप तीनों डबल इंजन और सिंगल इंजन की सरकार से पूछना चाहते हैं कि कितना दिन तक आप लोग घूमने जाते हैं और पूछते हैं कि आप बच्चे को पढ़ाते हैं कि नहीं है और उसको बढ़िया भोजन देते हैं कि नहीं देते हैं। ये साफ साफ बताएं जनता को। चलिए सीधा जवाब मांग रहे हैं। सबसे पहले सर आप ही बता दें। देखिए, उनका जवाब बहुत बढ़िया है। जहाँ तक कि स्कूल की समस्या के बारे में वो बताए, जितनी वे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल हैं, वहाँ विधायक जी अपने से जाते हैं और बीच बीच में प्रिंसिपल का, हर एक स्कूल के प्रिंसिपल का, प्रधानाध्यापक का मीटिंग बुलाते हैं। वहाँ जो भी समस्या रहती है, चाहे छात्रों की, बीच बीच में कंप्लेन आता है भोजन का कि कीड़ा निकल जाता है, खाना नहीं मिलता है, जो मेन्यू है उसके अनुसार खाना नहीं मिलता है, तो प्रधानाध्यापक को बुला के वो हमेशा बोलते हैं कि ये जो रूटीन है उस पे उसकी अमली जामा पढ़ाया जाए। और खासकर यही नहीं, स्कूल में अगर कहीं कोई निर्माण कार्य रुका हुआ है तो उसकी भी समस्या को त्वरित कार्रवाई करते हुए वो निदान करते हैं। भागलपुर की इस समस्या से निपटारा पाने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने क्या क्या किया, कहां तक आवाज को बुलंद तक आपने पहुंचाया ऊपर तक? अभी जो खंजरपुर से सड़क की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, खंजरपुर से सीधा सड़क जो है वह एसएम कॉलेज होते हुए जो कन्हैया जी बैठे हैं उसके घर के सामने से चकाचक सड़क निकला हुआ है
अब उनको दिखाई नहीं दे रहा तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। एक भाई साहब सुन लीजिए, सिर्फ प्रश्न उठाना ही नहीं होता है। और जो अभी एक विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, सारे हाई स्कूल के अध्यक्ष माननीय विधायक होते हैं। एक जितने प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं वहाँ शिक्षा समिति बनी हुई है, जो उसके अभिभावक होते हैं उनकी समिति होती है। और पहले सरकार ने महसूस किया कि जो विद्यालय का पठन पाठन होता था, जब तक समाज के लोग विद्यालय जाते थे, बच्चों को देखते थे, शिक्षक से पूछते थे कि हमारा बच्चा स्कूल में है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं, उसी तर्ज पर विद्यालय शिक्षा समिति का निर्माण कराया गया। उस शिक्षा समिति में उसके अभिभावक होते हैं। विद्यालय से अभिभावक दूर हो गए, अपने बच्चे को तो भेजते हैं, विद्यालय देखने नहीं जाते हैं। आपकी जिम्मेवारी भी बनता है कि विद्यालय जाएं और कोई कमी हो तो उसको उजागर करें। और सरकार हमेशा तत्पर है और अच्छे भोजन के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए सभी विषयों पर। बिल्कुल फिर से आएंगे, मगर उससे पहले बिहार की बेटी भी हमारे साथ हमारे इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं, इनसे भी जान लेते। जी, मेरा नाम कोमल गर्ग चौधरी है, मैं एडवोकेट हूँ भागलपुर सिविल कोर्ट में। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप कहते हैं कि हमने सड़क बनाया, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करते कि आपने सड़क नहीं बनाया, आपने सड़क बनाया है, लेकिन सिर्फ शहरी क्षेत्रों में। आप इशाकचक चले जाइए, उसके आसपास के एरिया चले जाइए, पूरे गर्दन तक पानी होते हैं आज भी, अभी भी। एक तो पहला आपका हो गया। दूसरा, आपका शराबबंदी, आप कहते हैं बिहार में शराबबंदी लागू की है, आज भी शराब आपके घर तक पहुंचता है एक कॉल पे। ऐसा हम नहीं कह रहे ऐसा कि फंड के बंटवारे में टाइप 3 को 1 करोड़ मिल गया, टाइप 1 और 4 में 60-40 हो गया। हम लोगों ने मांगा है, मिलेगा तो मिल जाएगा, तो फिर हम लोग कैसे बच्चियों को चलाएं? कल आपने वो सुविधा दी और आज आप बंद करते हैं, तो स्कूल बंद कर दीजिए। आज भी चाहते हैं कि हम बिहार से बाहर जाके पलायन करें, बिहार से बाहर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है क्राइम। सरकार जो है प्रशासन को लागू की हुई है, लेकिन प्रशासन जो है पब्लिक से समन्वय नहीं बनवा पा रही है, जिसके कारण क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। क्राइम बढ़ने का क्या कारण है? मौजूदा सरकार इस पर क्या वर्क की है, मुझे ये बताएं, और विपक्ष इस पर क्या कहना चाहता है? बिल्कुल, सबसे पहले हम विपिन जी से जानेंगे। धन्यवाद। हमारे बहन ने सवाल किया कि पानी जमता है, अगर अधिक बारिश होगी तो पानी जमेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन सरकार तत्पर है, आवंटन स्मार्ट सिटी में है। निश्चित रूप से अगर सड़क नहीं है तो सड़क बनेगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। शिक्षा के बारे में आपने बताया बहन, आज शिक्षा के क्षेत्र में अनोखा परिवर्तन बिहार में हुआ है। एक मिनट, हमारे मैं तो कहा मेरे हाथ में ये कोई जवाब नहीं है, मैं तो ये गलत जवाब दे रहे हैं आप। अरे बारिश को तो होना ही है, मगर आज 30 साल हो गए, हर साल बारिश आएगा। और आप चलिए मेरे साथ अभी भोलानाथ पुल में डूबेंगे। मैं 30 साल से मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार 20 साल से है। 10 साल से पहले काम हुआ। भोलानाथ पुल की समस्या के लिए ही फ्लाईओवर बन रहा है, वहीं की बात बहन कर रही है। भोलानाथ पुल जहां पानी लग रहा है उसी के लिए फ्लाईओवर बन रहा है। और बगल में बौसी पुल से भी एक फ्लाईओवर नया निर्माण हो रहा है। सरकार हमेशा विकास की ओर तत्पर है, जो समस्या उसी के समाधान की दिशा में। जहां शिक्षा की बात हो रही है, तो आज एनडीए सरकार के पहले ना विद्यालय अच्छे होते थे, बच्चे कि न बैठने की कुर्सी होती थी, ना यूनिफॉर्म होता था, ना किताब होता था, ना बक्सा होता था। आज विद्यालय भी अच्छे हैं, शिक्षक भी हैं, और किताब भी मिलता है, मध्याह्न भोजन भी मिलता है। अब पूरे जिले में, हर एक जिले में हाई स्कूल भी बन रहा है और सभी +2 के स्कूल भी बन रहे हैं। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा क्रांतिकारी कदम हुआ है। और जिनको अब यह चीजें दिखाई नहीं देती है या नहीं देख पा रहे हैं, उसका कहना, और सिर्फ अनुज जी प्रश्न खड़ा करना, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी प्रश्न दागते थे, आप अपना विजन बताइए कि जन स्वराज का क्या विजन है, किस विजन के साथ जन स्वराज यहाँ चुनाव लड़ेगी। अगला सवाल हम ले लेते हैं, नाम बताकर। मेरा नाम सत्यम कुमार सिंह हुआ। मैं मिर्जान बागवाड़ी सुइलो कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ठीक है, अभी हमारे इधर से सावन का जो मौसम चल रहा है, भोलानाथ पुल में पानी जमता है, कांवरिया उससे हिल के जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। नगर निगम और आपकी सरकार क्या कर रही है? जल जमाव एक बड़ा समस्या है और प्रशासन ने भोलानाथ पुल के जो विकल्प रोड दिया है वह है कि वहां से अभी आप नहीं जाएं। वहां एक तो निर्माणाधीन चल रहा है, पानी का वाटर लॉगिंग है,
कमरिया के लिए बाईपास से सीधे इधर जो है मुंदी तक होते हुए लोहिया पुल होते हुए कई विकल्प दिए हुए हैं। उसके भाई मैं भी बोलने उसमें दीजिए, आस्था पहले रखने बोलने। वाले लोग हैं, भगवा पहन कर आए हैं। आपकी आस्था है, मेरी आस्था, ऐसा नहीं है ना। हम लोगों ने उठाया, लेकिन वो अभी कोई अस्थाई समाधान नहीं हो सकता वहां पर, क्योंकि थोड़ा भी बारिश होगा तो भोलानाथ पुल में पानी भरना स्वाभाविक है। ये कोई आज नहीं बढ़ा है, इसी के समाधान के लिए बड़ा वहां फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है। इसीलिए कमरिया बंधुओं से आग्रह होगा कि अभी भोलानाथ पुल पार करते हुए, और श्रद्धा का यह पूरा जो है सावन महीना चल रहा है, जो वैकल्पिक मार्ग अभी बताए गए हैं प्रशासन के द्वारा, उसका प्रयोग करिए। और आने वाले जो साल में जब यह कमरिया मेला आगे वर्ष में होगा तो चकचकाता रोड, उसके ऊपर फ्लाईओवर, आराम से आप उसी पार्क से जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने बोला बाईपास कांवरियों के लिए ठीक है, कहीं पुलिस प्रशासन उनके लिए बैरिकेडिंग नहीं की है? वो रोड सेफ है उनके लिए? बाईपास सेफ है? कांवरिया पैदल जब कमरिया का रूट रहता है, प्रशासन के द्वारा बड़ी वाहनों का जो है रोक दिया जाता है, और प्रत्येक रविवार को जो बड़ी संख्या में यहां से श्रद्धालु जाते हैं, उसके लिए पूरा प्रशासन तत्पर रहता है। इसीलिए आज तक ये पूरे कमरिया रूट पर जो बाईपास रूट है, ये इस रूट पर कोई घटना नहीं घटी है। अब भगवान नहीं करे महादेव कि ऐसे भागलपुर में कोई ऐसी घटना हमको सुनने को आए। अभी मेरे भाई ने कहा कि भोलानाथ पुल से कितनी आबादी लाभान्वित होगी, उसका मैं खाका आपको बता देता हूं। इसाक चक पूरा उससे प्रभावित हो रहा है, भिखनपुर पूरा उससे कोई लाभ उसको नहीं मिलने जा रहा। आप उसको उठा कहां से रहे हैं? आप उसको उठा रहे हैं जहां से उधर का जो सिकंदरपुर है, उधर का ट्रैफिक डायरेक्ट भिखनपुर आएगा, जहां ऑलरेडी पहले से जाम रहता है। मॉन्टेसिस स्कूल के लोग वहां ऑलरेडी जाम रहता है। आपकी प्लानिंग क्या है? वो आनंद फानन में वो जो बनाया जा रहा है, उसका दुष्परिणाम इस पूरे भागलपुर को भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा जन स्वराज का क्या विजन है। भाइयों, ये जान लीजिए, जो समाज पढ़ेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा नहीं। आपकी शिक्षा खिचड़ी पर और कॉलेज की शिक्षा डिग्री पर समेट के रह गई है। आपने जो अभी बताया कि कुर्ता दे रहे हैं, पैंट दे रहे हैं और खाना खिला रहे हैं, आप बुलाइए, आपका डाटा है, हमारा डाटा नहीं है। आपकी सरकार का डाटा है कि कितने बच्चे 12th नहीं पास कर रहे हैं। आप नेट खोल के देख लीजिए, आपकी सरकार ने पास किया है। और आप पलायन क्यों है? आज पलायन इसलिए है कि यहां पे शिक्षा नहीं है। यहां इतने बड़े लोग बैठे हैं, कौन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है? हाथ खड़ा करवा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। आप जो कहते हैं 17 साल हो गया, 17 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है। 17 साल से आपका राज है, उसमें उनका बाद में बात करेंगे। मगर 17 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है, आप एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए, आप बिहार को क्या ठीक करेंगे? पलायन की बात है, आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 50 लाख 60 लाख। अरे भाइयों, आप गिनती के पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे आबादी का कितना % सरकारी नौकरी आप दे सकते हैं? जनता को बता दीजिए। दूसरी बात, आप रोजगार के लिए क्या विजन है? हमारा रोजगार के लिए विजन है, इस बिहार में जन स्वराज की सरकार आएगी तो सर्विस सेक्टर में इतना काम बढ़ेगा, आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। आप इस बिहार में ये जो बाढ़ आ रहा है और ये सुखाड़ एक तरफ है, उसके लिए हमारा विजन इतना लंबा चौड़ा है, वो आपके कल्पना से परे है। अभी नौगछिया में आपने एक बांध बनवाया 27 दिन पहले, आप लोग भी सुन ले, पेपर ने छापा है, मैं नहीं कह रहा हूं। 7 करोड़ का बांध 27 दिन के अंदर कट के हट जाता है। वही बांध आपने साल भर पहले क्यों नहीं बनवाया? इस पे आप अपना मंतव्य रखें। और लास्ट 70,000 करोड़ रुपया का हिसाब आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, उसका भी जवाब आप, क्योंकि सारा वो डेटा है मेरे पास, आप बोलेंगे तो अभी मीडिया के सामने मैं दिखा दूंगा, वो आपके रीजन का है, इस 17 साल का है, उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए जनस्वराज पे उंगली मत उठाइए। जनस्वराज के डर से आज आशा बहनों का, जनस्वराज के डर से आपने वृद्धा पेंशन का, जनस्वराज का डर खा रहा आपको। इसलिए आप साल भर पहले क्यों नहीं इन लोगों का बढ़ा दिए? आज बढ़ा रहे, चुनाव 3 महीना बचा है तो आपको डर सता रहा है। इसलिए जनस्वराज से कल्पना मत नहीं कर सकते आप। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं सर। मेरा सवाल भाजपा के जो है माननीय अध्यक्ष जी से है। यो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे भागलपुर में डीप बोरिंग की बात। आप तो बहुत सुधी आदमी हैं, बहुत होशियार आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, जरा दस्तावेज में भी जाइए। आपको याद होगा कि इस शहर में 5 बार आपकी पार्टी का नुमाइंदा थे अश्विनी कुमार चौबे जी। उनके
रीजन में 14 बोरिंग बना था, जिसमें से 11 बोरिंग पानी के बदले बालू उगलता था, उससे बालू निकलता था। और विधानसभा में हमारे विधायक अतीश शर्मा जी ने उस समय ये नगर निगम को फंड दिलवाया गया और 8 बोरिंग करवाया गया। आप दूसरी बात, आप श्रेय लेते हैं कि नगर निगम जितना काम कर रहा है वह आपके खाते में जाता है, ऐसी बात नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि भागलपुर विधानसभा का जो कार्य क्षेत्र है उतना ही बड़ा है जितना नगर निगम का है, और बिहार सरकार के द्वारा चाहे जिसके भी प्रयास से कोई काम होता है उसके जो कार्य एजेंसी है वह नगर निगम होता है। इसलिए हमें इस बात का फक्र है कि आज भागलपुर में जो भी काम हुआ है उसका श्रेय अजीत शर्मा जी को जाता है, न कि आपको जाता है। आप हिसाब दीजिए पहले वो सुनी चौबे जी के 5 कार्यकाल का, उस समय भागलपुर की क्या स्थिति थी और आज की बात। रही बात भोलानाथ पुल का जो की स्वीकृति आपके डबल इंजन की सरकार में नहीं मिला था। उस समय नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ थे। अगर किसी को श्रेय जाता है भोलानाथ पुल को तो महागठबंधन को जाता है। तीसरी बात, जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी और कुछ नहीं, भ्रष्टाचार का एक जीता जाता नमूना है। मैं आ रहा था, आप लोग भी आए होंगे। यही स्मार्ट सिटी है जहां सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए हैं और इतना जल जमा है। इसका जवाब कौन देगा? आपको जवाब देना होगा। हमारे प्रतिनिधि ने कहा कि जो है भैरवा तालाब की बात, आप जाइए, एक भागलपुर के शहरी होने के नाते आपको भी शर्म की महसूस करेंगे कि क्या भैया हम ऐसी पार्टी में और ऐसी सरकार में जी रहे हैं जहां भ्रष्टाचार का यह जो इमारत खड़ा हो रहा है। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप कम से कम वही बात बोलिए, क्योंकि सारी जनता यहाँ सुधी जनता है। जो सच हो, सच के अलावा कुछ बयानबाजी कीजिएगा तो लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। संतोष जी, पता है भाई साहब, सच बोलने की पूरी फैक्ट्री आपके पास में है। आप पूरा भारत जानता है कि आप और आपके दल के लोग कितना सच बोलते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का हो, सर्जिकल स्ट्राइक का हो, और भगवा आतंकवाद पर जो झूठ बोलने का काम आपने किया। माननीय उच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया कि भगवा आतंकवाद हो ही नहीं सकता है, उसका जीता जागता सबूत न्यायालय ने प्रस्तुत किया। और जो जनस्वराज के भाई बता रहे थे, उन्होंने शिक्षा की बात की, विकास की बात की, रोजगार की बात की। जिस बिहार में दारू अभी साफ बंद कराया गया, उस दारू को चालू करने के लिए आपके पास विजन है कि हम दारू चालू करेंगे, पुनः लोगों को दारूबाज बनाएंगे और फिर विकास करेंगे। यही विजन आपके पास में। बिल्कुल, एक और सवाल ले लेते हैं। सबों को नमस्कार एवं धन्यवाद। प्रभात खबर के साथियों को सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, किनसे? सत्तारूढ़ पार्टियों से। अभी आप लोगों का ही विजन आया था कि छिजित अभिवंचित वर्ग की बच्चियों के लिए कस्तूरबा लाया गया, कस्तूरबा के लिए फंड आया, तो और सारी योजनाओं में फंड बढ़ते हैं। और हमारी बच्चियों के लिए जब 9 से 12 तक की के लिए टाइप 4 आया है, उसमें फंड घट गया है। हमारे यहाँ मेंटेनेंस के लिए 4800 रुपया दिया जाता है। साल भर 100 बच्चियों को देखने के लिए 1000 रुपया दिया जाता है। 1000 रुपया मेडिकल केयर। तो जबकि कस्तूरबा का विजन है कि 75% केंद्र परियोजना में देगी और 25% हमारे बिहार सरकार देंगे। तो इसके लिए हमारी बिहार सरकार क्या की, हमने बहुत सारे आवेदन अपने बड़े पदाधिकारियों को दिया। अभी भी उसकी एक प्रति मेरे पास है। कहाँ गई आप? कहाँ गई? स्पीडी सर तक गए हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि फंड के बंटवारे में टाइप 3 को 1 करोड़ मिल गया, टाइप 1 और 4 में 60-40 हो गया। हम लोगों ने मांगा है, मिलेगा तो मिल जाएगा। तो फिर हम लोग कैसे बच्चियों को चलाएं? कल आपने वो सुविधा दी और आज आप बंद करते हैं, तो स्कूल बंद कर दीजिए। स्कूल बंद करने का कोई सवाल नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, सरकार की निगाह सभी विभाग पर है। मैं आवेदन में दे देंगे, निश्चित से दे दीजिएगा। निश्चित रूप से आपका समस्या है। आपने मानदेय वृद्धि की बात की है, आवंटन की बात की है।
निश्चित रूप से शिक्षा के लिए नीतीश कुमार जी ने, एनडीए की सरकार ने कितना बड़ा काम किया है। कस्तूरबा भी उससे बाहर नहीं है, निश्चित रूप से बढ़ेगा। मैं पहले कहा हूं, आपकी समस्या जो है सरकार तक पहुंची है और आपके पुनः दे रहे दीजिए, निश्चित रूप से गंभीरता से इस पर विचार होगी। शिक्षा जगत में बिहार पर उंगली नहीं उठा सकता है। लोग कहते हैं पलायन की बात करते हैं, जब सुराग के साथी कर रहे थे, क्या आपने इतना शिक्षा में बढ़ोतरी किया? जहां इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। जहां जिस जिला में मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज खोला गया। जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया। प्रत्येक पंचायत में हाई स्कूल का स्थापना किया गया, यहां तक इंटर कॉलेज की स्थापना किया और इस बात घोषणा किया गया सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र और महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने इतना अधिक किया है। जो आपका जो डिमांड हुआ है सब दिन पूरा हुआ है। शराबबंदी की बात महिला कर रहे थे, मैं एक बात, शराबबंदी की बात आपने कहा था, जवाब नहीं। जब मैं कहता हूं, बहन सुन लीजिए, आप भी बोले, मैं सुना, मेरी बात को सुनिए, सुनिए। शराबबंदी की बात किया, शराबबंदी आप ही के डिमांड पर नीतीश कुमार जी ने बंदी का लागू किया था। लेकिन जब तक सभी सुधरेगा नहीं, जब तक कोई चीज सफल नहीं हो पाएगा। शराबबंदी निश्चित रूप से लागू है। आज गरीबों को फायदा इससे है। लोग पहुंचाता है घर में, पकड़ा भी जाता है। गाड़ी कितना सड़ रहा है, जो पकड़ाता जेल में सड़ रहा है, जेल जाता है उस पर भी विपक्षी हल्ला करता है कि जेल में सड़ रहा है। भाई गलती करेगा तो जेल नहीं जाएगा, गलती करेगा तो जेल जाएगा ही। जेल उसी के लिए है जो गुनाह करता है, कानून उसी के लिए है, उसे जेल में बंद किया जाता है। निश्चित रूप से शराबबंदी से गरीबों को फायदा हुआ है। उस समय आप देखते थे, शराबबंदी जब नहीं था, चौराहे पर, चौक पर शराब पीता था, नंगा नाच करता था, घर जाता था, आपको मारपीट करता था, बहनों को अपने पत्नी के साथ मारपीट करता था। अभी अगर 500 रुपया कमाता है मजदूर, तो निश्चित रूप से सब्जी मार्केट से सब्जी लेता है, दाल लेता है और घर जाता है और पत्नी के साथ प्रेम से साथ जीवन जीता है। उस समय ऐसा नहीं था, जाता था गाली गलौज ही करता था। यही शराबबंदी है, यही नीतीश कुमार है, यही एनडीए की सरकार है। इसमें कोई तो शराबबंदी बंद है, लेकिन जब तक सभी जग नहीं जगेंगे, जब तक कोई सफलता पुरस्कार को नहीं हो पाता है। इसलिए आप सबको जगना होगा, तभी शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी फिर से आएंगे, मगर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी को लेकर एक सवाल है, क्या है सवाल? सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह से आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है। मेरा सवाल यह है कि अभी बहुत देर से शिक्षा की बात चल रही थी। आपके भागलपुर शहर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक धरोहर है। इस विश्वविद्यालय को आप पिछले जब से देखें, 10 साल 15 साल 20 साल जब से देखें, पेपर में हर साल बाढ़ के समय में विश्वविद्यालय डूब जाती है। विश्वविद्यालय के कई सारे अंगीभूत कॉलेज डूब जाते हैं। विश्वविद्यालय में छात्रावास है, जो बाहर से आकर के आदिवासी उसमें रहते हैं। ना ही उसे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना ही उसे बाढ़ के समय में शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही उसे रोड की व्यवस्था मिल पाती है। आप शिक्षा के नाम पे बड़े बड़े बात बोलते हैं, लेकिन आपके शहर भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय की कोई ऐसी अस्तित्व नहीं है, बाढ़ में बसती है, जो उस विश्वविद्यालय में सही से काम हो सके। दूसरी बात, विश्वविद्यालय की यह हाल है कि विश्वविद्यालय से धरोहर में बिजली काट दी जाती है, आप उसकी बिजली की समस्याओं को नहीं सुधार पाते हैं। यह कैसी शिक्षा व्यवस्था की बात चल रहा है? तीसरी बात, सेशन इतनी लेट चल रही है, आप विश्वविद्यालय के स्तर पे क्या बात करते हैं? कभी कुलपति से बात किए, कभी परीक्षा नियंत्रक से, इस पे क्या आप चर्चा करना चाहते हैं? हमेशा कभी प्रिंट खराब हो जाता है, कभी उसका जिरोक्स मशीन, पिछले 2 दिन से आप पेपर पढ़ रहे होंगे कि जिरोक्स मशीन खराब है। क्या विश्वविद्यालय के पास इतनी पैसा नहीं है कि विश्वविद्यालय में एक जिरोक्स मशीन आ जाए? ये क्या कैसी बात चल रही है? आप शिक्षा पे भागलपुर में लोकल स्तर पे क्या बात कर रहे हैं? हम दोनों पार्टी से हम पूछना चाहते हैं आपकी क्या राय है? क्या कभी सत्ता पक्ष या कभी विपक्ष ने इस पे चर्चा किए हैं कभी? बिल्कुल, पहले हम विपक्ष से जान लेते हैं। दशरथ जी को काफी समय हो गया बोले हुए, हम उन्हीं से पहले जान लेते हैं, विपक्ष होने के नाते आपने कैसे सवाल खड़े किए, छात्रों के हित में आपने कैसे इन मुद्दों को उठाया है? सबसे पहले जवाब दें। उन्होंने जो सवाल उठाया है बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। आज जो स्वास्थ्य व्यवस्था, एक स्वास्थ्य वो सेंटर है, वो पूरी तरह से वहाँ न कोई दवा की व्यवस्था है, न किसी चीज़ की व्यवस्था है, और पूरे विश्वविद्यालय की हालत खराब है। आज जो वहाँ कर्मचारी काम करते हैं उसको जो है आज तक पेंशन जो है नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों का पेंशन अटका पड़ा हुआ है, और जो है स्टूडेंट है उसकी हालत खराब है। वो एक सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो उसे बरसों चक्कर लगाना पड़ता है और उसे तब जा कर के सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये हालत है शिक्षा व्यवस्था का।
भागलपुर में बहुत सारी समस्याएं आज भी है। बुनकरों का एक बड़ा तबका जो भागलपुर में है, आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। उसके कोई रोजगार नहीं है, उसके जो सामान तैयार होते हैं उसको बिकने के लिए कोई बाजार नहीं है, उसे कच्चा सूत सस्ते में मिले, इसकी कोई व्यवस्था आज तक सरकार नहीं कर पाई। छात्रों के लिए आपने कैसे सवाल उठाया, इसका जवाब दे दीजिए। इस पर हम थोड़ा बात बोलें। छात्रों के सवाल पर हमने कहा कि ये व्यवस्था पूरी तरह एकदम भ्रष्ट हो गई है। आपने क्या किया उसके लिए? आपने सवाल कहां खड़े किए? आवाज उठाया, हमने संघर्ष किया और लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। विधायक जी के प्रतिनिधि बताएं, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी को लेकर। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, इनका एक अलग इतिहास रहा है। अभी हमारे छात्र बोल रहे थे, यहाँ राष्ट्रकवि दिनकर कुलपति हुआ करते थे। और ये हम आप लोग को छात्र कितने लोग हैं जरा सा हाथ उठाइएगा, यहाँ पे छात्र हैं। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो जरा गौर से सुनिएगा कि अभी आप लोग की शिक्षा सेमेस्टर वाइज हो गई है। सेमेस्टर वाइज हो गई है, जो 8 महीना लेट है। जो सेमेस्टर, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ग्रेजुएशन पार्ट 1 एक बार 1 साल में एग्जाम देते थे, रोशन जी बैठे हुए हैं, पार्ट 2 1 साल में एग्जाम देते थे और पार्ट 3 1 साल में एग्जाम देते थे। अब यहाँ क्या हो गया कि पार्ट 1 2 बार एग्जाम देना पड़ता है, 6-6 महीना पे सेमेस्टर वाइज हो गया है। हम लोग उस समय पढ़ा करते थे एनसीईआरटी का बुक, क्या आप लोग भी पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। अब अगर आप लोग छात्र हैं, विशेष अध्ययन करते होंगे, तो आप देखिएगा कि एनसीईआरटी के बुक में जो अलौकिक सब चीजें थी वो सब गायब होते जा रही हैं। जिस प्रकार से सिर्फ यहाँ पे भाषणबाजी का जमाना रह गया है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा। मिला क्या? सर, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। सर, वहीं पे आ रहे हैं ना। 15 लाख खाते में आएगा, उन्हीं का बात कर रहे हैं। केंद्र की सरकार है, यहाँ भी राज्य की सरकार है। अभी भागलपुर विश्वविद्यालय में चले जाइए, आपको वहाँ नौका का व्यवस्था करना होगा। जो स्थिति है वहाँ पे पानी जिस तरह से आता है, वो भागलपुर विश्वविद्यालय सिर्फ नौके से अभी चलता है। और सही वो भाई साहब बोले, अंगीभूत महाविद्यालय 2-3 हैं अगल बगल, और खास करके छात्रावास है महिलाओं का, उसमें पानी घुसता है। पुरुष का छात्रावास है, वहाँ सांप निकलता है। इसकी जवाबदेही कौन लेगी? अगर आप नहीं लेंगे तो इसकी जवाबदेही कौन लेंगे, ये बताया जाए। अगला सवाल आगे आ जाए तो बेहतर होगा, आगे आ जाए तो बेहतर होगा। प्लीज सर, हमारे जो डबल इंजन की सरकार में दोनों प्रतिनिधि हैं, हम लोग नहीं, हम लोगों ने हमेशा जो भी समस्या हुआ है, हमारे विधायक जी विधानसभा में हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। क्या आप सर अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हर्षप्रीत है। मेरा सवाल विपिन जी से है। उन्होंने कहा, या संतोष भैया से है, उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण तरीके से लागू है, या जन स्वराज ने ये घोषणा की है कि 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये शराबबंदी बिहार में लागू है कि नहीं है। अगर आपकी कुशासन सरकार ये कह रही है कि लागू है, तो व्हाट्सएप नंबर पे घर घर शराब बिक रहा है। पहले दुकान जाना पड़ता था, अब 100 का शराब 500 में बिक रहा है। और ये शराबबंदी का ये नतीजा है कि आज नशाखुरानी पूरा बिहार में नशा का आदित हो गया है, और उड़ता पंजाब के तरह उड़ता बिहार बनता जा रहा है। नशा पे रोक क्यों नहीं लग रहा है? जो नशा जो पूरे बिहार में जो फैलता जा रहा है, उस पर रोक क्यों नहीं लग रहा है? शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फेल है, और इसके कारण नशाखोरी भी बढ़ रहा है। दूसरा सवाल, विपिन जी ने कहा कि हमारी सरकार जो बोलती है वो करती है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, या हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 2022 में हर दलित परिवार को या हर दबले कुचले परिवार को हम 3 डेसिमल जमीन देंगे, भूमिहीन परिवारों को, और हर 94 लाख परिवार को
हर 94 लाख परिवार को जो गरीबी रेखा से भी नीचे है उसको 2 लाख रुपया रोजी रोजगार करने के लिए देंगे, उसका क्या हुआ? साथियों, निश्चित रूप से शराबबंदी का कानून है, मैं पहले भी कहा हूं, शराबबंदी है लेकिन चोरी छिपे कुछ होता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन उस पर प्रत्येक दिन कार्रवाई होती है। प्रत्येक दिन शराब माफिया पकड़े जाते हैं, गाड़ी उसकी थाना में सर जाती है, नहीं निकल पाती है, जेल में उसका बेल नहीं हो पाता है। साथियों, आप शराबबंदी खोलने की बात करते हैं, जनसुराग के साथियों, शराबबंदी नहीं खुलेगी जब तक नीतीश कुमार जी है, आगे भी रहेगा, शराबबंदी नहीं खुल पाएगी, आपका सपना अधूरा रह जाएगा। आपने क्या किया है? अभी आपने क्या किया है? अभी तो हमारी सरकार भी नहीं है भैया, अभी आप क्या आए हैं? साथियों, अभी तो हमारी सरकार भी नहीं है। सरकार क्यों? सरकार कहां से आएगी? सरकार आने वाली है 25 में, चिंता मत कीजिए, आने वाली है। सरकार जनता तय करती है, सरकार किसकी जनता का ही बात है परिवर्तन का। साथियों, आप बोल रही है तो बैठिए, आपने सवाल किया, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। सरकार जनता सरकार चुनती है, सरकार जनता सरकार बनाती है, हटाती है। अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो जनता मालिक है, जनता हमको हटा देगी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। आप जनसुराग के साथ ही बदलाव की बात करते हैं, कौन सा बदलाव बिहार में करना चाहते हैं? क्या शिक्षा को समाप्त करना चाहते हैं? क्या सड़क की व्यवस्था समाप्त करना चाहते हैं? क्या स्कूल की व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं? आप कौन सा बदलाव चाहते हैं? आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे क्या बदलाव? इतना अच्छा बिहार बना है, इतना अच्छा विकास हो रहा है बिहार का, ये आपको नहीं पच रहा है क्या? साथ ही आप बहुत सुनिए सर, बैठ जाइए, आपका सवाल पूरा हो गया है, आपका सवाल पूरा हो गया, बैठ जाइए कृपा करके। मैं कल भी कहा था कि सब सही दिन दहाड़े पटना में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में घुस कर मारा जाता है। पहले आपके पास जवाब तो है नहीं, तो गोल गोल आप घुमा रहे हैं। मैंने पूछा कि भागलपुर का क्या विजन है, आप जवाब नहीं दे पाए। मैंने पूछा कि 70,000 करोड़ कहाँ खा गए, उसका जवाब नहीं है। गोल 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 घुमा रहे हैं आप। सुनिए सुनिए, मैं सुनिए, आपसे मैं सवाल करता हूं, आपकी पार्टी सुनिए पेड वर्कर है, एक भी वर्कर नहीं है बिना पैसा का खटने वाला, पैसा कहां से आ रहा है उसका जवाब दीजिए हमको। अब गाड़ी चल रही है, भाड़े पर 25,000 का महीना दिया जा रहा है अपने वर्कर को, आपको मालूम नहीं है? सबको गाड़ी उपलब्ध करा गया है, पैसा कहां से आता है? जनसुराग के साथी जवाब दीजिए, कहां से पैसा आपने चोरी किया? मेरी सरकार है, मैं नहीं चल पा रहा हूं, आप गाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं, मंथली 30,000 का महीना दिया जा रहा है, प्रत्येक बूथ को पैसा दिया जा रहा है, कहां से पैसा ला रहे हैं? चोरी नहीं करते, क्या करते हैं आप? कहां से उनको पैसा आ गया? मैं जानना चाहता हूं आपसे, जवाब दीजिए। देखिए, शांत और शोर मचाने के लिए यहाँ पर हम नहीं आए हैं, स्थानीय मुद्दों को टटोलने के लिए प्रभात खबर यहाँ पर आया है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। एक मिनट, तो इन पर ईडी और सीबीआई तो लगवा दें, कहां से पैसा आ जा रहा है? कोई बात नहीं, हम वहां ईडी और सीबीआई तक नहीं जाएंगे, हम भागलपुर विधानसभा पर चर्चा करेंगे और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। 30,000 किलोमीटर की यात्रा प्रभात खबर पूरा कर रहा है। अगला सवाल, नहीं प्लीज अगला सवाल। हमारा सवाल हमारे मित्र कांग्रेस के साथी से है, जो कह रहे हैं विधायक जी ये कर दिए वो कर दिए। विधायक जी चुन के काम करते हैं, यदि अपने निजी कोटा से भी कुछ काम किए हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों के बीच में किए हैं। मुगलपुरा, बरेपुरा, ततारपुर, बबरगंज में काम हुआ है, ना कि हिंदू आबादी में। यहाँ पे ये सिर्फ घिनाएंगे, भोलानाथ पुल पे कमरिया जा रहा है तो यहाँ गंदगी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा बात, उन्होंने कहा कि रोशन जी बताएंगे सेमेस्टर सिस्टम पे। भाई साहब, बदलाव हुआ है, छात्रों को जिस चीज की जरूरत है सरकार वो देती है। जब आपकी सरकार थी तो गौ से हम गधा पढ़ते थे, और आज जब हमारी सरकार है तो गौ से गणेश पढ़ते हैं। और एक छोटा सा बात मैं लूंगा, और यहाँ बैठे लोग जनसुराज की चर्चा कर, हम दोनों अध्यक्ष जी से चाहेंगे आप लोग मत बोलिए। अपने घर में एक बच्चा होता है, वो जब छोटा होता है कहता हम हवाई जहाज उड़ा देंगे, फिर कहता हम एरोप्लेन उड़ाएंगे, कभी कहता है हम बस चलाएंगे, पापा हम साइकिल चलाएंगे। तो जो बच्चा होता अबोध होता, वो सब चीज चला देता है। इसलिए अभी जनसुराज की हैसियत बिहार में एक भी विधायक, सांसद, एमएलसी, एमएलए का नहीं है। वो हमारे आपके पार्टी का मैनेजमेंट किया है। जब वो सत्ता में आएगा तो उससे भी सवाल होगी। अभी वो बच्चा है, कभी एरोप्लेन उड़ाएगा, कभी ट्रेन उड़ाएगा। अभी छोड़ दीजिए, उधर मुद्दा को डाइवर्ट नहीं कीजिए, आप लोग इस बहकावे में नहीं आइए। रही बात पक्ष और विपक्ष की, तो सही बात है, सत्ता पक्ष से सवाल होती है, लोग कर रहे हैं। विपक्ष भी सरकार में रही है तो उनसे भी जवाब और सवाल दोनों हो रहा है। जो कुछ देखा ही नहीं है उससे सवाल, उसके बातों में क्यों भटक रहे हैं? उस बातों पे सिर्फ ताली बज सकती है, बहबाई हो सकती है, होना कुछ नहीं है। धन्यवाद।
इस पर रोशन जी का जवाब तो हमको देने दीजिए। महेंद्र मालदार उनके सवालों का जवाब बताए आप ही बताए। रोशन जी, आपके सवालों का हम जवाब देते हैं। आपने कहा कि माननीय विधायक जी सिर्फ मुसलमान क्षेत्र में काम करते हैं। ये हमारे पास डाटा है रोशन जी, मैं इसका जीरोक्स कॉपी आपको दे दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप आके भी ले सकते हैं, चूँकि विधायक आपके भी हैं। मैं ये आपको बता दूंगा कि हर एक वार्ड 1 से लेकर वार्ड 51 तक अगर जो भी एप्लीकेशन आवेदन माननीय विधायक जी के पास रोड नाला या फिर जो भी पानी की समस्या, जिस भी समस्या के लिए आए हैं, आपको हम ये बताते हैं। ये देख लीजिए सर, एक एक लाइन से सब वार्ड का है। और आप रोशन जी आएंगे सदन में, क्या उठाए हैं उसकी जो है ना किताब छपी हुई है, मैं आपको 5 किताब दे दूंगा। आप रात भर पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि उसमें विधायक जी मुस्लिम क्षेत्र में काम किए हैं कि हिंदू क्षेत्र में भी काम किए हैं। ठीक है, अगला सवाल। वार्ड 22, अब लिखिए वहाँ एक प्लीज मेरे बोल रहे हैं वार्ड 22 में प्लीज 2 करोड़ का काम हुआ है। हिंदू सवाल हमने लिया था सर, आपका सवाल हमने लिया था। सबको मौका मिले, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं ना। प्लीज एक मौका हम सबको दे रहे हैं। हम आपके पास आए थे, हमने आपको भी सुना और उनको भी सुना। चलिए सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन, उसके बाद। महेंद्र मालदार निषाद, और मैं माननीय विधायक जी से सवाल है, माननीय विधायक अजीत शर्मा जी से, ये कौन सी मजबूरी आपके साथ में आ गया है कि 26 नंबर वार्ड में खंडर बना हुआ रोड एदा से? सिर्फ खंडर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये कौन सी मजबूरी है? आपको 3 टर्म जो है विधायक बनाने के लिए भागलपुर विधानसभा की जनता ने आपको चुनाव जिता के विधानसभा भेजने का काम किया है। कौन सी मजबूरी है कि 2500 माए बहन योजना के लिए हर वार्ड में जो आपने जो है गरीब गुरबा समाज का आप जो है उनसे वोटर का फोटो स्टेट ले रहे हैं, आप जो है उनसे मोबाइल नंबर ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप जो है ना 2500 रुपया मिलेगा, आप वोट कीजिएगा अजीत शर्मा जी को। ये कौन सा मजबूरी है? इस जगह पे आपको बताना चाहिए। माननीय विधायक जी से ये सवाल है, आपसे नहीं चौबे जी, माननीय विधायक जी से सवाल है। ये उन्हीं का जवाब देने के लिए वो यहाँ पे खड़े हैं। महलदार जी, अभिषेक जी, महलदार भाई, हम आपके समस्या से अवगत हैं और आप कहां से बोल रहे हैं उसके बारे में हम बताते हैं आपको। सबसे पहली बात कि वार्ड 26 सुन लिया जाए महेंद्र भाई, वार्ड 26 में जो काम हुआ है उसकी भी प्रति, जैसे हम बोले अभी, आपको मिल जाएगा। दूसरी बात बोले आप माय बहिन मान योजना, अभी आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारे झारखंड में सरकार बनी, हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं भाई। माय बहन योजना के बारे में हम लोग बोले कि 2500 रुपया सबको मिलेगा, देखिए चालू हो गया। और ये ऐलान करते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और जो माय बहन मान योजना का हम लोग डाटा ले रहे हैं सभी को 2500 रुपया खाते में मिलेगा, यह आश्वस्त करते हैं आपको। बिल्कुल हम आएंगे। और अगला सवाल, खड़े होके सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, उसके बाद। मेरा नाम मोहम्मद जिशान हुआ और हम अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। रोशन भैया जो बोले अभी उसका खंडन कर रहे हैं। माननीय विधायक जी को अल्पसंख्यक समुदाय का 100% वोट मिलता है, लेकिन माननीय विधायक जी क्या किए? पिछले 15 साल से भागलपुर को 2 पार्ट में बांट दिए। एक है उत्तरी भागलपुर और एक है दक्षिणी भागलपुर। दक्षिणी भागलपुर अब जाइएगा तो लगेगा कि नरक जगह है, एकदम नरक बना दिए हैं ऊपर 15 साल में पूरा। और जब आप उत्तरी भागलपुर आइएगा तो लगेगा अमेरिका आए हैं। ये भागलपुर बनाए हैं माननीय विधायक जी 15 साल में। मेरा अनुरोध है माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा से संतोष भैया से कि वो अपने पार्टी में ये विचार रखें कि जिला इस बार जो विधायक का कैंडिडेट हो वो दक्षिणी क्षेत्र से, और हम लोग पुरजोर जो है समर्थन करेंगे अल्पसंख्यक समुदाय, पुरजोर एकदम एनडीए को समर्थन करेंगे। ठीक है। नाम बता दे, नाम बता। किसान। अगला सवाल पीछे से हम लेंगे। सर, मेरा एक सवाल है कि शहर में, मेरा एक सवाल है सत्ता पद से
कि जवारीपुर का 1.5 किलोमीटर रोड आप लोग देखे होंगे कितना खराब है, उसको बनवाने की व्यवस्था की जाए। आरोप प्रत्यारोप तो आप लोग लगा ही रहे हैं, लेकिन इसको ये देखिए 20 से 25 हजार वोटर है उस क्षेत्र में। सर एक बार फिर से दोहरा। हवाई अड्डा के बगल में जो जवारीपुर का जो एयरपोर्ट से सटा हुआ जो रोड है, 15 से 20 हजार वोटर है। आप लोग जानते होंगे पूरा रोड उखड़ा हुआ है। अभी मैं पूछूंगा तो आप थोपिएगा अजीत शर्मा जी पे, वो बोलेंगे सत्यापच है। कृपया इसका निदान निकालिए। कब निकलेगा उसका निदान? सबसे पहले इधर ही से पूछ लेते हैं, बताए। निश्चित रूप से जो जवाहरीपुर जाने का जो रोड है, आगे न्यूशिवपुरी कॉलोनी, उस मार्ग पर कुछ सड़कें उधर से बनते हुए आई है न्यूशिवपुरी कॉलोनी का। इधर जो मुख्य मार्ग है जो आप जवाहरीपुर के लिए ओर जाता है, वो पूरा रोड जब पाइपलाइन बिछा है उस कारण टूटा था। वो पाइपलाइन रिपेयरिंग होते हुए वो सड़क का निर्माण जल्द ही होगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। कांग्रेस ने क्या किया, अजीत शर्मा जी ने क्या किया, जरा उस पर भी थोड़ा बता दें। वो आपसे भी पूछ रहे थे कि सभी लोगों का जवाब वो चाहते हैं। जवारीपुर वाला रोड में जी जी जी, जवारीपुर में भाई अगर नहीं है, आप मेरे बड़े भाई, आपसे एक आग्रह है कि आप आवेदन लाके कहां से कहां तक रोड बनना है माननीय विधायक जी के यहाँ दीजिए। आप किस आवेदन पर जल्द ही सुनवाई करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आगे से भी हम ले लेते हैं सवाल, चूंकि आगे से हमने नहीं लिया। इंट्रोडक्शन उसके बाद। महबूब आलम नाम हुआ हमारा। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि विधायक जी, जो आप कह रहे थे अभी, अपना पीठ थपथपा रहे थे कि हैट्रिक मारा है, तो पूरे विधानसभा में विधायक जी ने अगर हैट्रिक मारा है तो पिछले विधानसभा में जो चुनाव 1200 वोट से सीमित 1200 वोट से जीते, किसी तरह से गिरते पड़ते, जबकि 22,000 वोट जो है राजेश वर्मा लाया। तो इस बार जो है देखिए विधायक जी शीतला स्थान जो पुल बन रहा है, ये आपके भोलानाथ पुल, कितना दूर में विधायक जी। आज विधायक जी तो अगर चाहते तो पहले ही विधायक जी जब बने थे तो इनको पहला ही भोलानाथ पुल को देखना चाहिए था। विकास कैसे होगा? आप जो है राजनीतिक जो करते हैं, देखिए आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो आपको सभी वर्ग लेके चलना होगा। माइनॉरिटी को, अभी हमारे जिसान साहब ने कहा कि माइनॉरिटी के साथ भेदभाव किया जाता है, या एक हमारे भाई ने कहा कि सारे योजना माइनॉरिटी को दिया जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि पूरे भागलपुर में विकास हुआ ही नहीं विधायक जी से। और मेरा दावा है कि इस बार विधायक जी 1200 वोट नहीं बल्कि 50,000 वोट से हारने वाले हैं और भागलपुर में वो नजर नहीं आने वाला। अभिषेक जी, विकास कहां चला गया, जनता पूछ रही है, बताए। महबूब, एक मिनट का महबूब, एक मिनट भैया। महबूब भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप नाथनगर इलाके से आते हैं। ठीक है, हम भागलपुर विधानसभा, हम बोल रहे हैं भागलपुर विधानसभा। बिल्कुल पार्षद कहां से है? वही ना, नाथनगर विधानसभा से आते हैं, भागलपुर विधानसभा से। ठीक है, आप जितनी बार आप अभी क्या काम हो रहा है पूरे भागलपुर विधानसभा में, खासकर आप जहां से पार्षद हैं या थे, वहां जो कार्य हो रहा है उसको आप देखिए। और जनता मालिक होता है। आप 1000 से विधायक जी जीते कि 900 से जीते कि 1100 से जीते, जनता ने जिताया है। और इस बार जनता विधायक जी को 15,000 से जिताए कि 20,000 से जिताए, जिताएगा जनता ना। हराने का बात तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये बता देते हैं कि आपके यहाँ सबसे बड़ी भागलपुर में समस्या है रेशमी शहर, सिल्क नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। नाथनगर आप भी जानते होंगे, रोशन जी पढ़े भी होंगे। रेशमी नगर, सिल्क नगरी सब उद्गार में बोलता है, उसके बाद बोलता है बंधन है, अभिनंदन है। और आज क्या है, स्थिति क्या हुई है?
जो रेशम का, भागलपुर का सिल्क का चादर, भागलपुर का सिल्क का साड़ी, भागलपुर का सिल्क का गमछा विश्व प्रसिद्ध था, वो आज कहां गायब हो गया है? इस पर आप लोग कभी प्रश्न नहीं उठाते हैं। सर बोल लेने दीजिए प्लीज, रोशन जी प्लीज उनको बोलने। रोशन जी पहले हमको बोलने दीजिए, फिर आप माइक लीजिए, फिर प्रश्न कीजिएगा, आंसर देंगे। ठीक है, बीच में आप बोल दीजिएगा तो उसके बाद बताते हैं कि रेशमी शहर के नाम पे आप लोगों ने क्या किया, इस पर आप लोग अपना बताइए। अरे हम लोग तो जितनी बार होंगे विधायक हैं, विपक्ष में है, विधानसभा में आवाज नहीं उठाएंगे? विधानसभा में आवाज उठाते हैं। आज जो चलिए आवाज उठाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक खिलाड़ी भी मौजूद है और काफी देर से एक युवा काफी उत्सुकता जाहिर भी कर रहे थे कि मुझे सवाल पूछना है। दोनों का सवाल लेते हैं और फिर जवाब भी हम ले लेंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, उसके बाद सवाल। सीधा सवाल पूछिए। मेरा नाम प्रीतम कुमार हुआ, मैं एक छात्र और स्पोर्ट्स दोनों से जुड़ा हुआ हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जी सर मेरा सवाल जो है वो हम बोलेंगे ना। मेरा सवाल ये है सर, आप तीनों एक अलग अलग दल से हैं, आप हमको आश्वस्त कर सकते हैं कि हम जो सरकार चुनेंगे उसी की सरकार होगी? और दूसरी सवाल ये है कि सर आपका, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो सिर्फ जनगणना के लिए हम लोग को रखे हैं या फिर जो अभी प्रश्न आने वाला है उसके लिए? क्योंकि इनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है, 20 साल से सिर्फ इन्हीं की सरकार आएगी, यही राज करेंगे और जो चाहेंगे इन्हीं की तरफ से होगा। हम स्पोर्ट्स मैन है सर, बिहार में स्पोर्ट्स के लिए आपने क्या किया है मुझे ये बता दीजिए। आप कहिएगा कि बिहार में हम आपके लिए जो गोल्ड लाएगा उसको हम ये ला करके देंगे। 4 साल में एक बार सर आप पोर्टल जारी करते हैं, ठीक है, वो भी जो मेहनत करके लाते हैं उनमें से 80 बच्चे को पिछले साल नौकरी मिली है, पिछले वो भी सेशन में, ठीक है। इस बार आपने क्या किया है? 4 साल में आपकी सरकार जो आती है 1 साल के लिए पोर्टल जारी करती है, उसमें जो गिने चुने बच्चे होते हैं वो आते हैं। इसमें हमको बताइए सर कि आपकी सरकार ने क्या क्या हमारे लिए फैसिलिटीज रखी हुई हैं? ठीक है, अगला। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं भी एक राष्ट्रीय खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल से, ठीक है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक खेल ग्राउंड नहीं है, पूरे भागलपुर में एक खेल ग्राउंड नहीं है। सैंडिस कंपाउंड है भी तो इसमें कभी कभी ये प्रोग्राम होता है, कभी वो प्रोग्राम होता है। एक खेल ग्राउंड, आपका विश्वविद्यालय में भी एक खेल ग्राउंड नहीं है, वहाँ का भी खेल ग्राउंड में कभी बहाली वाला आता है, कभी होमगार्ड का बहाली, कभी ये कभी वो। एक खिलाड़ी के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ना कोई खेल संस्था है जिसको खिलाड़ी में प्रशिक्षण दिया जाए खिलाड़ी को। बिल्कुल, पहले सत्ता पक्ष से ही जान लेते हैं, खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान भागलपुर में कब होगा? खेल मैदान भी है, इंडोर स्टेडियम भी है, अरे भाई फुटबॉल खेलने के लिए भी है, इसी सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में है। अब आप नाम का है, वहाँ खेलने कौन जा रहे हैं? एक वहाँ खेलने जाते हैं, दूसरा है बोल लेने दीजिए, दूसरा सुनिए ना, बोलिए, ताबुला मत होइए। जो हमको ये लगता है कि जो भाई हमारे युवा प्रश्न कर रहे हैं वो इतना संशंकित क्यों है कि जिसको हम वोट देंगे या वही सरकार बनेगी, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। जब आप खेलते हैं तो यह विश्वास होना चाहिए कि हम जीतेंगे। अगर आपके अंदर यह आत्मविश्वास का अभाव होगा तो सफलता की सीढ़ी भी आप नहीं चढ़ पाएंगे। जिसको वो हम नहीं कर रहे हैं, आपके आत्मविश्वास पर कर रहे हैं। आप सफल होइए, बिहार में नाम करिए, आगे बिहार का नाम हो, यही युवा खिलाड़ियों से, आप सब लोगों से हम लोग अपेक्षा रखते हैं। और भाई बोलने दीजिए उनको प्लीज, पहले उनको सुन लीजिए ना, पहले उनको सुन लेते हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार ने अभी भी राज्य स्तरीय केंद्र सरकार ने खेल योजना की, खेल के लिए बाहर से लोग आए। तो भागलपुर में पहले बार ऐसा अवसर मिला कि कई एथलेटिक्स खिलाड़ी, कई ऐसे बाहर के लोग खेलने भी आए, और बिहार के जो लोग खिलाड़ी खेलते हैं उसके लिए भी सरकार मेडल लाओ और नौकरी पाओ की योजना भी यहाँ पर है, और लगभग लोगों को इसका लाभ भी मिलता है। पहले खिलाड़ियों का ना मान था ना सम्मान था, पहले जो खेलोगे कूलोगे हो जाओगे खराब, पढ़े लिखोगे हो बनोगे नौकरी लोगे, ये नारे को नया नारा नीतीश कुमार ने दिया है और नया बदलता बिहार नीतीश कुमार है। इसीलिए आप अस्वस्थ रहिए, आपको नौकरी भी मिलेगी। देखिए कई सवाल हमने ले लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ सवाल है और ये कार्यक्रम काफी लंबा। मैं आ रहा हूं, सबके पास आ रहे हैं और एक एक करके आप अपने हाथ उठाइएगा, हम आपके पास आएंगे। एक बार कंबाइंड क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले बताइए, छोटा क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज, एकदम छोटा क्वेश्चन। मैं कुमार रवि, एडवोकेट कुमार रवि, सवाल पूछ। कुमार रवि, एडवोकेट, सिविल कोर्ट भागलपुर। यहाँ पर जो है भागलपुर में मात्र एक ही विधि महाविद्यालय है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है और भी क्यों नहीं खुल रहा है?
ठीक है, और 3 वर्षीय जो डिग्री कोर्स हो रहा है उसमें 120 300 की जगह 120 सीट पे जो नामांकन हो रहा है अभी, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके वजह से जो है जो छात्र हैं वो बाहर की ओर जो है वो पलायन कर रहे हैं, तो इससे जो है बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, आपका सवाल। देखिए, मैं मोहम्मद इम्तियाज हक, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी भागलपुर से। हमारा एक छोटा सा सवाल। हमारी उम्र लगभग 47 ईयर्स हो गई सर, और एक बचपन से सुनता चला रहा हूं कि भागलपुर में उड़ान उड़ेगा, और ये सपना हमारा साकार होगा कि नहीं होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मेरा सवाल है। सत्ता पक्ष से ये सवाल है कि कब उड़ेगा, ये आश्वस्त करें, आप आश्वासन दिलाएं हमको। और विपक्ष से ये सवाल कि अगर नहीं उड़ा तो आपने क्या किया भागलपुर के लिए, ये बताइए। छोटा छोटा रिएक्शन दीजिएगा, दोनों तरफ से हम लेंगे। पहले आप ही बोल दीजिए, आ जाएंगे सर, आप ही के पास आएंगे। पहले आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद आपके तरफ से क्या हुआ, निश्चित आपने रूप क्या से किया। आपका सवाल पूरे भागलपुर की जनता का सवाल है। सरकार गंभीर है। निश्चित रूप से आपका जो सपना है वह समय पूरा होगा, उसमें कोई दो मत है। हवाई जहाज भागलपुर से उड़ेगा। कब उड़ेगा? गारंटी देता हूं। कब उड़ेगा बता दीजिए। बस समय तो लगेगा, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती है। हवाई अभी जो ग्राउंड है वो व्यवस्थित नहीं है। आवंटन घोषणा हो गया है बजट में, निश्चित रूप से उसका सुधार होगा। ग्राउंड का बाउंड्री वॉल है और सारी व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्था होगी। हमको लगता है अगली सरकार जो आएगी नवंबर के बाद, निश्चित रूप से 2026 में हवाई आवाज यहां से उड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार का। विपिन जी छोटा सा रिएक्शन लेंगे हम। अभी हमारे भाई बोले, अभी कुछ दिन पहले बुनकर हवाई जहाज सेवा संघर्ष सेवा समिति यहाँ पे धरना दिया करते थे। माननीय विधायक जी उसमें गए और उनके प्रश्न का बार बार विधानसभा में आवाज उठाए। वहाँ से जवाब आया कि 7 सीटर विमान की उड़ने की जो ये है उसके लिए टीम भेजा जा रहा है। अभी 3 दिन पहले छोटे विमान उड़ने के लिए और सब जिलों में स्वीकृति मिल गई, तो फिर भागलपुर को क्यों नहीं? चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल। मैं राकेश रंजन केसरी हूँ। कई सामाजिक संस्था और धार्मिक संस्था से जुटा हुआ हूँ, और इसी शहर में मैं 10-15 साल 20 साल से लगातार सामाजिक सेवा कर रहा हूँ। एक बात तो निश्चित है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है घोटाला नगण्य हो गया है। पहले ये घोटाला, वो घोटाला, वो घोटाला, वो घोटाला, हर दिन घोटाला सुनने को मिलता था। उसमें कमी आई है, करीब करीब नगण्य हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, जब स्मार्ट सिटी का प्लान इंट्रोड्यूस किया गया भागलपुर में, हमारे दक्षिणी क्षेत्र जो है, मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय विधायक से, आदरणीय विधायक महोदय से, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, कि उस स्मार्ट सिटी का प्लान, एक भी प्लान दक्षिणी क्षेत्र को क्यों नहीं मिला? क्या वो नगर निगम में नहीं है? क्या वो वहां के लोग नगर निगम को पैसा नहीं देते हैं? तो दक्षिणी क्षेत्र में एक भी प्लान लॉन्च क्यों नहीं किया? सारा का सारा प्लान इधर ही समेट के रह गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब देना पड़ेगा उनको। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल हम लेंगे, मगर ये कार्यक्रम काफी लंबा होता जा रहा है। एक अंतिम सवाल हम इनसे लेंगे। धन्यवाद। हम आप एक मिनट, हम डबल इंजन से पूछना चाहते हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं डबल इंजन के सरकार से, कि जो बार बार पीछे से सवाल आ रहा था कि सीएजी जो केंद्र सरकार का ऑडिट करने का जो फाइनेंशियल जो जांच करती है सीएजी, वो बिहार में, एक मिनट, बिहार में उसने कहा कि 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। उसने कहा, ये कहा कि बिहार सरकार 71,000 करोड़ का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। सवाल एक, आप लोगों ने उस पर कोई उत्तर नहीं दिया कि आप लोग का डबल इंजन शाह और शहंशाह, वो उनका कोई जवाब नहीं आया सवाल पूछने के बाद, शाह और शहंशाह दोनों का। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो मानसिक रूप से बीमार हैं, अचेत हैं, पता नहीं वो क्या उनका उत्तर देंगे। लेकिन दूसरी बार जो भाई साहब बोल रहे थे कि घोटाला,
मैं बताना चाहता हूं कि सुल्तानगंज पर जो पुल का निर्माण हो रहा है वो कितने बार गिरे वो पुल, और वो पुल बनाने वाली कंपनी कौन है, और क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड से 98 लाख रुपया जदयू को उसने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या असंवैधानिक इलेक्ट्रल बॉन्ड को नहीं माना। अगर उसको असंवैधानिक माना और जदयू ने पैसा लिया तो उस पर कार्रवाई सिंगला कंपनी पर क्या किया। और जहां तक भागलपुर का विकास का सवाल है, डबल इंजन की दोनों प्रतिनिधि बैठे हैं, डीआरएम ऑफिस का क्या हुआ, जो 100 करोड़ के लागत से हॉस्पिटल बना है, धूल फाक रहा है ऑक्सीजन प्लांट, उसका क्या हुआ, उसके फैकल्टी कौन कौन से हैं नहीं है, उसका विस्तार से भागलपुर के लोगों को जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पर शाह और हंसा के दोनों प्रतिनिधि से मेरा यह कहना है कि 71,000 करोड़ का जो सीएजी का रिपोर्ट है उस पर आपका क्या कहना है। अंतिम सवाल हम ले रहे हैं और इस कार्यक्रम की समाप्ति हम आगे करने के लिए बढ़ेंगे। एकदम सीधा सवाल पूछिए, एकदम सीधा सवाल। देखिए सर्वप्रथम मैं विपक्षी दलों से मेरा प्रश्न यही है, भाई साहब जरा सुना जाए सीधा सवाल पूछ रहे हैं विपक्षी दलों से। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को सबसे पहले अचेत कहना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अचेत से 2000 एक मिनट भाई साहब, 2015 में जब कांग्रेस के साथ सरकार बनाए तो उनका मानता ठीक था, 22 में थे तो उनका दिमाग ठीक था, अभी आपका छोड़ दिए दिमाग खराब। सवाल मेरा यह है कि भागलपुर की सुनिए, भागलपुर में आईजी का ऑफिस था, भागलपुर में आईजी का ऑफिस था, ये बताया जाए आईजी की ऑफिस को यहाँ बचाने के लिए विधायक जी ने क्या काम किया। आराम से माइक छोड़िए। एक मिनट उपाध्याय सीधा सवाल पूछेगा, सीधा सवाल हम बैठिए। उपाध्याय जी माइक छोड़िए। मेरा नाम विधायक जी है, क्या किए पर्वती है, कितना गाना आप सुनाए हैं, आपका सारा वीडियो है। सर एक मिनट, सर एक मिनट। विधायक जी के जनप्रतिनिधि जी भैया जी, लोहिया पुल के नीचे जो जल जमाव रहता है, जब से बच्चा से जवान हुए हैं तब से उसी तरह देख रहे हैं, इसका क्या निदान विधायक जी की है। जल जमाव लोहिया पुल के नीचे जो वार्ड 38 की है वो समस्या बता रहे हैं आप। उसके नीचे अभी हम लोग बुडको कंपनी को कुछ दिन पहले, अभी आप पेपर में पढ़े होंगे कि माननीय विधायक जी एक मिनट सर प्लीज सुन लीजिए ना, सर प्लीज सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। अभी बुडको की टीम यहाँ आई थी, विधायक जी पहले सुनिए, तो उसमें पहले आप क्वेश्चन बोले हैं तो आंसर सुन लीजिए। उसके टीम के साथ विधायक स्वयं जाके निरीक्षण किए और जो समस्या है वो बुडको के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उसको अवगत कराएं और बोले कि जल्द से जल्द इसकी समस्या को समाधान कीजिए और बहुत जल्द इसकी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। चलिए बिल्कुल समस्या का समाधान होगा। आप सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस चौपाल में हिस्सा लिया। इलेक्शन एक्सप्रेस प्रभात खबर की टीम करीबन 30,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर रही है और बिहार चुनाव के पहले लोगों को भांपने के लिए, उनके नब्ज टटोलने के लिए हमारी 3 टीमें अलग अलग दिशाओं में घूम रही है। तो इलेक्शन एक्सप्रेस को देखने के लिए आप प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को पढ़ने के लिए आप हमारे प्रभात खबर के पेपर को कल जरूर खरीदें। मगर इससे पहले भागलपुर में एक और मुद्दा है जो काफी गर्म है, वोटिंग परसेंटेज काफी कम है। तो मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। चलिए जब बिहार में चुनाव का ऐलान होगा तो आप जरूर जाएं, जरूर वोट करें और सरकार बनाने में अपना योगदान जरूर निभाएं। आप सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम नेताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर की टीम आपका आभार व्यक्त करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे प्रभात खबर टीम को बहुत बहुत बधाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।